12 का 4 टॉपिक है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में वर्ग 3 से 12 के तत्व आते हैं। इसमें चारों दीर्घ आवर्त डी ब्लॉक में डी ब्लॉक के सारे तत्व डी में ही भराए में हैं और एफ ब्लॉक के तत्व वे हैं जो दीर्घ आवर्त में 4f और 5f कक्षक उत्तरोत्तर में भरे जाते हैं। इन्हें आवर्त सारणी के नीचे एक अलग खंड में दिखाया गया है, अलग खंड में रखा गया है क्योंकि इसके अंदर थोड़ी जगह स्पेस की कमी है। इस वजह से इन्हें डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के क्रमशः संक्रमण तथा आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। संक्रमण मतलब इलेक्ट्रॉन का आवाजाही। तत्व तो वही रहती है, प्रॉपर्टी वही रहती है, परंतु इलेक्ट्रॉन की कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, मतलब कक्षों में परिवर्तन होता रहता है इनका, इसलिए हाईली रिएक्टिव होते हैं। संक्रमण तत्वों के मुख्य 4 श्रेणियाँ होती है। 3D स्केडियम से जिंक तक, 4D श्रेणी कैडमियम तक और 5D श्रेणी लेंथेनम हफनियम से मरकरी तथा चौथी 6D श्रेणी में एक्टेनाइड श्रेणी रुथेरफोर्डियम से कॉपरनीशियम, 4F श्रेणी के सीरियम से ल्यूथेरियम और 5F क्रमशः लेंथेनाइड और एक्टेनाइड श्रेणी के कहलाते हैं। मूल रूप से संक्रमण धातु नाम इस तथ्य से आया है कि रासायनिक गुण S और P ब्लॉक के मध्यवर्ती परिवर्तित होते हैं। अब आयोपेशी के संक्रमण अथवा आयन डी कक्ष के अपूर्ण होते हैं। डी कक्ष के आयन अपूर्ण होते हैं। वर्ग 12 के जिंक, कैडमियम तथा मरकरी में मूल अवस्था में इसमें ऑक्सीकरण अवस्था पूर्णतः D10 विन्यास होता है, मतलब कि पूरे भरे हुए होते हैं डी ब्लॉक के। संक्रमण धातु नहीं माना जाता है, फिर भी क्रमशः 3D 4D और 5D संक्रमण श्रेणी में अंतिम सदस्य होने के कारण इनके रसायन अध्ययन संक्रमण धातुओं के रसायन के साथ किया जाता है। संक्रमण धातु इससे पी ब्लॉक में चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन अंतर क्रिया करने के लिए, संक्रमण होते रहेगा। इनके परमाणु में आंशिक भार डी अथवा एफ कक्ष को उपस्थित संक्रमण तत्वों को असंक्रमण तत्वों से अलग कर देती है। इसलिए संक्रमण धातुओं और उनके यौगिकों के अध्ययन अलग से किए जाते हैं, फिर भी संयोजकता और संयोजकता का सिद्धांत जो असंक्रमण तत्वों पर लागू होता है, संक्रमण तत्वों पर भी सफलतापूर्वक प्रयुक्त किया जा सकता है। डी ब्लॉक के तत्वों पर उन अनेक बहुमूल्य धातुओं जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण धातुएं हैं। आयरन, कॉपर, टाइटेनियम सभी संक्रमण धातुएं। इस एकक में संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपलब्ध सामान्यतः गुणों के पर विचार करेंगे। प्रथम 3D10 डी ब्लॉक 3D10 के गुणों के प्रवृत्ति अधिक ध्यान देने कुछ प्रमुख यौगिकों को वितरण गुणों का अध्ययन करेंगे और आंतरिक संक्रमण की विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, रसायन संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक के तत्व। आवर्त सारणी का बड़ा मध्य डी ब्लॉक ने घेरा हुआ है। इसमें दोनों एस और पी ब्लॉक स्थित है। इसमें एस और पी संक्रमण कहाँ से आया? ये एस तो है ही सही, और पी जब डी आयनों से या पी पूरे बढ़ जाते हैं या फिर जैसे 5 से 6 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, बंद बनाने के लिए जो मेटल है वो पी में संक्रमण इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफ़र करता है और बंद बनाता है ताकि स्थितिज ऊर्जा बढ़ सके और बंद अच्छा मजबूत बन सके। डी ब्लॉक के तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य रूप से इन तत्वों के बाह्य कक्षों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D 1 to 10 डी में 1 to 10 भरा में आते हैं, ns 1 से 2 में है। n-1 आंतरिक डी कक्षकों को इंगित करते हैं तथा 10 इलेक्ट्रॉनों बाह्य ns कक्षों में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, सारणी में देखिए आपको सब समझ में आएगा। स्कैंडियम परमाणु क्रमांक 21 एस ब्लॉक में 2 भराए में आएंगे और डी में 4:3D1। और इधर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 5 आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक एस ब्लॉक से इलेक्ट्रॉन निकलकर 5वें
ब्लॉक में चला जाएगा। क्यों? स्थितिज ऊर्जा इसकी बढ़ जाएगी, बंद बनाने की क्षमता और मजबूत करेगा। इसमें 5, इसमें 2, 6, 7, 8, इसमें भी 10 और इसमें 1। यहाँ एस ब्लॉक का एक इलेक्ट्रॉन उठकर डी ब्लॉक में चला जाएगा। इसी तरह या जर नंबर टकरू र पर अगखड़ सभी 5s और 4d, 6s और 5d। इसी तरह एक 2 एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ से यहाँ निकल जाएगा। पैलेडियम में एस ब्लॉक पूरा खाली हो जाएगा और जो 9 इलेक्ट्रॉन है अधिक स्थिति ऊर्जा 10 डबल बॉन्ड विन्यास बनाने के लिए एस ब्लॉक को पूरा खाली कर देगा। फिर एस ब्लॉक में बनाए जाएंगे 1 और 2। क्रोमियम और मोलिब्डेनम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठ के आता है, लेकिन टंगस्टन में ऐसा कुछ नहीं होता। ये सभी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज पर चलते हैं, इनको रटना ही पड़ेगा। 2 से 2 2 2 यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पर आएगा। इस स्थिति ऊर्जा प्राप्त करने के लिए डी ब्लॉक बनाया आएगा, फिर ये बनाया आएगा, फिर एस ब्लॉक में जाएगा। 12 ब्लॉक में जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनेशियम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्यतः ये लगभग पूरा भरा होता है, इस वजह से ऑक्सीकरण अवस्था में पूर्ण भारित होते हैं। इसे संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं माना जाता, इनमें संक्रमण नहीं होता है क्योंकि ये पूर्ण ब्लॉक भरे हुए होते हैं। संक्रमण तत्वों के डी कक्षक अन्य कक्षकों एस एंड पी की अपेक्षा परमाणुओं की सतह पर अधिक प्रक्षिप्त होते हैं, अतः वे परिवेश में अधिक प्रभावित होते हैं तथा इसी प्रकार चारों ओर परमाणु अणुओं को प्रभावित करते हैं, बंद बना लेते हैं आसपास के अणुओं से। कुछ परमाणुओं में D1 to 9 होते हैं, तो ये चुंबकीय और इलेक्ट्रॉनिक चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। आंशिक रूप से भारी डी कक्षकों में कुछ तत्व अभिलक्षणिक गुण दर्शाते हैं। अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं रंगीन ऑक्सीकरण अवस्था इलेक्ट्रॉनों का जो कक्षाओं में विचरण है वो ऊर्जा एग्जीक्यूट हीट ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ऊष्मा निकालते हैं, तो ये रंगीन रंग दर्शाते हैं। आयनों का बनना अनेक प्रकार के लिगेंडों का संकुलन हो लिगेंड बनाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। संगम धातुओं और यौगिक उत्प्रेरक की गुण अनुचुंबकीय व्यवहार उत्प्रेरक की तरह भी कार्य करते हैं। जैसे कि प्लेटिनम है वो ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। जो हाइड्रोजन है किसी भी डबल बॉन्ड को प्लेटिनम की सतह पर अभिक्रिया करवाते हैं तो ये रिड्यूस कर देता है, डबल बॉन्ड को हटा देता है, हाइड्रोजन को जोड़ देता है। अनुचुंबकीय व्यवहार को दर्शाते हैं तथा सभी विस्तार में एक के बाद में की गई है। असंक्रमण तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण नहीं होता, विपरीत संक्रमण तत्वों के गुणों के क्षैतिज समानताएं अधिक पाई जाती है, सममितीय समानताएं अधिक पाई जाती है तथा कुछ वर्गों में समानताएं भी पाई जाती है। सामान्य इलेक्ट्रॉनों के उनके क्षैतिज पंक्ति अध्ययन करेंगे तथा विचार करेंगे तो संक्रमण श्रेणी में व्याख्या करेंगे। संक्रमण तत्वों के डी ब्लॉक के सामान्य गुण। लगभग सभी संक्रमण तत्व अभिधात्विक गुण जैसे तनन सामर्थ्य, टेंसाइल स्ट्रेंथ, तन्यता, वर्धनीयता, उच्च तापीय तथा विद्युत चालकता धात्विक चमक दर्शाते हैं। विद्युत के इलेक्ट्रॉन फ्रीली इनमें घूमते रहते हैं तो विद्युत चालकता तो बनाएंगे। वर्धनीयता, मेलेबिलिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ, तन्यता, फ्लेक्सिबल होंगे और चमक दर्शाते हैं। ठीक है। जिंक, कैडमियम, मरकरी और मैग्नीज, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन पूर्णतः कक्षाओं में भरे रहते हैं। डी ब्लॉक की इसमें पूरा भरा रहता है। इसमें जिंक, कैडमियम, मरकरी दोनों अभिविन्यासों +12 -12 से भरे हुए होते हैं, लेकिन इसमें मैग्नीज 2 बॉन्ड से नहीं, ओनली वन इलेक्ट्रॉन से डी ब्लॉक भरा रहता है। जैसे अपवादों को छोड़कर, क्योंकि अपवाद इसलिए क्योंकि एस ब्लॉक से निकलकर इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में ट्रांसफर होते हैं। इनकी एक या अधिक प्रारंभिक धात्विक संरचनाएं होती हैं।
ये जिस भी तरह का मेटल होता है उसके अनुसार अलग अलग प्रक्रियाएं वो में धात्विक बंध बनाने की अलग अलग संरचनाएं और अलग अलग कलर प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण धातुओं के जालक संरचनाओं के आगे सारणी में दिया हुआ है। संक्रमण धातुओं की जालक संरचनाएं स्केलेटन, टाइटेनियम, रेडियम, एससीपी कायिक केंद्रित घनीय, एससीपी कायिक केंद्रीय घनीय और षटकोणीय निविडतम संकुलम, जैसे भी घनीय संकुलम और एक विशेष संरचना। ये सब संरचनाएं हम आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में। भौतिक गुण संक्रमण धातु जिंक, कैडमियम और मरकुरी अपवादों के साथ अति कठोर एवं अल्पवाष्पशील होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। क्यों? क्योंकि स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, तो ये अस्थायी नहीं होते हैं, ये स्थायी होते हैं। इस वजह से इनका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है। 3D, 4D और 5D श्रेणी के संक्रमण धातुओं के गलनांक दिए गए हैं। ठीक है, हफ्तावारे ओस इलपट हग मरकरी ऑलरेडी लिक्विड में होता है। इनका गलनांक पहले बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा। 4D, 5D, 6D, 3D, 4D, 5D। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। मैग्नीज का थोड़ा कम होता है। आप खुद जब डायग्राम में देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही प्रबल परिणामी आबंध बनेगा। ठीक है, सही बात है, क्योंकि संक्रमण करके भी बंध बनाएगा। चूंकि धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के निर्धारण के कारण एंथैल्पी एक महत्वपूर्ण कारक है। इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रॉन के संचरण H+ और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर ही धारा प्रवाहित आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अतः बहुत उच्च कणन एंथैल्पी, बहुत उच्च क्वथनांक, बहुत ही अधिक एंथैल्पी, अधिक स्थितिज ऊर्जा, अधिक बॉइलिंग पॉइंट धातुओं की प्रवृत्ति की अभिक्रिया को उत्कृष्ट रहने की होती है। इलेक्ट्रोड विभव के बाद देखें। ठीक है, एक सामान्य नियम निकाला जा सकता है कि प्रथम संक्रमण के संगत तत्वों की तुलना में द्वितीय और तृतीय श्रेणी के तत्वों के कणन की एंथैल्पी का मान अधिक होता है। यह भारी संक्रमण धातुओं के धातु आबंधों के बहुवा बनने की महत्वपूर्ण कारक है। संक्रमण P ब्लॉक और S ब्लॉक से भी निकालकर बॉन्ड बनाते हैं। संक्रमण धातुओं के परमाणु के आयनिक आकारों में परिवर्तन सामान्यतः श्रेणी में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ आवेश वाले आयनों की त्रिज्याओं का उत्तरोत्तर ह्रास होता रहता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर कम होंगे, आयनों की संख्या अधिक होगी, तो प्रोटॉन अधिक संकुचित हो जाएगा, तो इस वजह से त्रिज्या घटेगी। नाभिकीय आवेश में वही चीज़ है। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हर बार डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। पुनः स्मरण करें, डी इलेक्ट्रॉन का आवरण प्रभाव स्क्रीनिंग इफेक्ट कम प्रभावशाली होता है। इस वजह से अतः नाभिकीय आवेश बाह्य इलेक्ट्रॉन के बीच नेट विद्युत आकर्षण में वृद्धि होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो आकर्षण थोड़ा बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तब त्रिज्या कम हो जाएगी, जिसके अपनी त्रिज्या का मान घट जाता है। सही बात है। किस श्रेणी में परमाणु त्रिज्याओं में देखी जाती है, परंतु श्रेणी में त्रिज्याओं का मान परिवर्तन बहुत थोड़ा होता है। एक रोचक तथ्य प्रकाश में तब आता है जब संक्रमण श्रेणी में आकार की तुलना में दूसरी श्रेणी के संगत आकार से की जाती है। जब तुलना की जाती है 3D 4D की, 3D के तत्वों की तुलना में द्वितीय संक्रमण 4D के संगत तत्वों के आकार बड़ा, परंतु तृतीय संक्रमण 5D के तत्वों के त्रिज्याओं के लगभग वही रहता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। जो द्वितीय संक्रमण के संगत तत्वों की है, वही प्रगणना 4F कक्षकों के बीच के आने के कारण होती है। इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति 5D श्रेणी के तत्वों D कक्ष के आपूर्ति प्रारंभ होने से पहले होनी चाहिए। 5D कक्षकों के पूर्व 4F कक्षकों में
इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति के कारण परमाणु त्रिज्या का निरंतर ह्रास होता रहता है, जिसे लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन 5D कक्षकों में जाने के बजाय 4F कक्षकों में चला जाएगा, इसे लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। इसके वजह जिरकोनियम और 160 PM और HF 159 ये 5D और 6D। आगे सुन 1 mm 1 PM छोटी होती है, जो सामान्यतः जातिगत संबंधों के आधार पर अपेक्षित समानता बहुत अधिक होती है। लेंथेनाइट संकोचन में उत्तरदायी कार्य लगभग वही है। संक्रमण श्रेणी के लिए देखा जाता है समान कारण के लिए उत्तरदायित्व और अर्थात एक ही समुच्चय में एक इलेक्ट्रॉन के एक दूसरे अपूर्ण आवरण प्रभाव होता है। 4F इलेक्ट्रॉन के आवरण प्रभाव तथा डी इलेक्ट्रॉन द्वारा आवरण प्रभाव की तुलना में कम होता है। जैसे जैसे श्रेणी के नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, 4F कक्षकों के आकार में नियमित ह्रास होता है। देखो डायग्राम में अच्छे समझ में आए। स्केडियम, टाइटेनियम, रेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, कॉपर, निकल, कॉपर, जिंक ये है। और लेंथेनाइट संकुचन की वजह से इन दोनों की त्रिज्याओं में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता। 1 PM 2 PM 3 PM बस इसी के आसपास ही घूमेगा। परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, स्केडियम, टाइटेनियम, रेडियम, इसमें 2 है। इसमें जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इससे निकलेगा, और 2 निकलेंगे तो इससे निकलेंगे बाद DD बचेगा, और 3 निकल जाएंगे तब D से सारे निकल जाएंगे तो ऑर्गन बचेगा। ऐसा नहीं है कि ये ऑर्गन की तरह कार्य करेगा, काम स्केडियम की तरह ही करेगा, परंतु जब इलेक्ट्रॉन बनाने को तत्पर हाईली अनस्टेबल होगा, और जब इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तब ये ऑर्गन प्लस 3D1 और 4S2 में कन्वर्ट हो जाएगा। एंथैल्पी जिसकी ज़्यादा वो हाईली रिएक्टिव होगा। जिंक 126 सबसे कम है। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरे हुए हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन खाली है। ये संक्रमण भी करेगा, बट सब करेंगे संक्रमण, ऐसा कुछ नहीं। और आयनन एंथैल्पी क्या होती है? आंतरिक डी कक्षकों के बढ़ने के साथ नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, और आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर संक्रमण श्रेणी में तत्वों में आयनन एंथैल्पी में वृद्धि होती है। डेल्टा G इक्वल टू H माइनस T डेल्टा S। अगर ये नेगेटिव मान अगर अधिक होगा तो हाईली एक्टिव होगा। रिएक्टिव का मतलब उसकी कार्य करने की बंद बनाने की क्षमता, और वो रिएक्शन बढ़ेगी। एंथैल्पी अगर ज़्यादा है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में उसकी यूँ कह सकते हैं कि वो हाईली इनएक्टिव है, मतलब कि एक्टिविटी थोड़ी कम शो करेगा अपेक्षाकृत। इससे तो काइनेटिक एनर्जी उसकी कम होगी, इससे ऊर्जा थोड़ी ज़्यादा होगी अपेक्षाकृत। यही दिया हुआ है। इस संक्रमण तत्वों के प्रथम 3 आयनन एंथैल्पी के मान दिए हुए हैं। आयन तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉनों का आवाजाही या तो कम होगा या फिर ज़्यादा होगा, या प्रोटॉन की क्षमता बढ़ेगी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन को धारण करने की क्षमता, उसको हम एंथैल्पी से भी कर सकते हैं, गिब्स ऊर्जा से भी कर सकते हैं, और अव्यवस्थाओं से भी कर सकते हैं। आयनन एंथैल्पी में परिवर्तन असंक्रमण तत्वों की श्रेणी से कम होता है। संक्रमण क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉनों का विन्यासों में परिवर्तन, मतलब कि D ब्लॉक से P ब्लॉक में चले जाना, उसका संक्रमण कहलाता है। आयनन एंथैल्पी के मान में वृद्धि होती है, परंतु उत्तरोत्तर तत्वों की द्वितीय और तृतीय आयनन एंथैल्पी के मानों में हुई वृद्धि का परिणाम सामान्यतः बहुत अधिक होता है। 3D श्रेणी के धातुओं की प्रथम आयनन एंथैल्पी की अनियमित प्रवृत्ति, यद्यपि कोई खास रासायनिक महत्व नहीं है, फिर भी स्पष्टीकरण दिया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन पृथक करने 4s तथा 3D कक्षकों की अपेक्षित ऊर्जाओं में परिवर्तन होता है। इलेक्ट्रॉन जब आयनन में परिवर्तन होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा या फिर प्रोटॉन जुड़ेगा, तब 4s और 3D में
संक्रमण होगा। आपने पढ़ा है कि डी ब्लॉक के तत्व आयनन बनाते हैं, ठीक है। NS और N-1 इलेक्ट्रॉनों के निकलते हैं और जैसे जैसे 3D श्रृंखला के आवर्त में बढ़ते हैं तो स्कैंडियम के जिंक की ओर जाने की नाभिक की आवेश बढ़ता है, स्कैंडियम से जिंक की तरफ पहुंचने पर। परंतु इलेक्ट्रॉन आंतरिक उपकोष की कक्षा यानी 3D कक्षा में जाते हैं। 3D इलेक्ट्रॉन फोरस इलेक्ट्रॉन की तरफ बढ़ते हैं, नाभिक के आवेश में स्थिति मुकाबले में कुछ प्रभावी ढंग से परिलक्षित कर सकते हैं, ठीक है, जिससे बाह्य इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के परिलक्षित होते हैं। बाह्य इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से परिलक्षित होते हैं। परमाणु त्रिज्या कम तेजी से घटती है, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉनों की ठीक है, समझिए ना। इसलिए 3D श्रृंखला में इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में मामूली वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में मामूली वृद्धि होती है जो 2 या अधिक धनावेश वाले आयनों के विन्यास Dn 4s इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। सामान्यतः द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान नाभिक के आवेश में वृद्धि के साथ बढ़ने के साथ की प्रवृत्ति की अपेक्षा होती है, क्योंकि दूसरे डी इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आवेश के प्रभाव से परिलक्षित नहीं होती है। इसका कारण डी कक्षों की दिशा का भिन्न होना है। डी कक्षा मतलब पी जो लूप होता है वो उसका दिशा में परिवर्तन अलग अलग दिशाओं में होता है। यद्यपि द्वितीय और तृतीय आयनन एंथैल्पी में निरंतर वृद्धि या प्रवाह Mn+2 या Mn+3 आयनन बनने में टूट जाता है, दोनों में ही आयनों का विन्यास D5 है, ठीक है। इसी प्रकार विचलन बाद में संक्रमण श्रृंखलाओं में सतत तत्वों में भी होता है, ठीक है। डी इलेक्ट्रॉन विन्यास में आयनन एंथैल्पी परिवर्तन की व्याख्या निम्नलिखित। आयनन एंथैल्पी का मान प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के नाभिक की ओर आकर्षण है। 2 इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण, दोनों इलेक्ट्रॉन की तरफ प्रतिकर्षण विनिमय ऊर्जा पर निर्भर करता है। ऊर्जा स्तर में स्थायित्व की विनियमित ऊर्जा उत्तरदायी होती है। विनियमित ऊर्जा अपभ्रष्ट कक्षकों के सदिश प्रचलकों के कुल संभव युगलों के लगभग समानुपाती होती है। अपभ्रष्ट कक्षकों के इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा निम्नतम स्तर अधिकतम कक्षकों के समदिश प्रचलन या एक दूसरे इलेक्ट्रॉन होते हैं। हुंड का नियम कहलाता है। विनिमय ऊर्जा का ह्रास होता है तथा स्थायित्व बढ़ने से आयनन कठिन हो जाता है। सभी स्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं, आयनन को कम से कम रखना चाहते हैं। आवेश को D6 विन्यास में विनिमय ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। Mn+ आयनन का D5 4s1 है। इसमें 2 थे जो डी कक्षा को पूरा करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। क्रोमियम में D5 S के दोनों ही इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, फिर भी D5 में बंद बनाए हुए हैं, स्थायित्व की ओर अग्रसर है। Mn+ की एंथैल्पी Cr+ से कम होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, वो तीनों 6 के 6 बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है। अगर इसमें 5 है तो अधिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इसकी एंथैल्पी कम होगी। इसी प्रकार Mn+2 का विन्यास D5 Fe+2 की एंथैल्पी Mn+2 से कम होती है। इसी प्रकार वही दूसरे शब्दों में हम कहा जा सकते हैं Fe की तृतीय आयनन एंथैल्पी Mn से कम होती है, ठीक है। वही सब चीज़ें दी हुई है जो आप पढ़ चुके हैं वैसे। अब है ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था का संक्रमण तत्वों के विशिष्ट लक्षणों में से एक लक्षण इन तत्वों का यौगिक में कई ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाना है। संक्रमण श्रेणी में तत्वों के सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था इलेक्ट्रॉन निकलना उसकी ऑक्सीकरण अवस्था है। S के 2 और 1 D का 1, इसलिए 3। और टाइटेनियम 2 3 2 5 +4, स्केडियम वेनेडियम 2 3 4 5। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन प्रमाण क्रमांक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। मैग्नीज +7 दिखा था, लेकिन +5 क्यों नहीं दिखा रहा? क्यों? क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है 12वीं डी ब्लॉक में, तो 5 तो खुले में होंगे
और एक डबल बॉन्ड में बंधित होगा, इसलिए +5 नहीं दिखाएगा तो फिर डायरेक्ट 6 दिखाएगा। इसी तरह आगे भी डबल बॉन्ड वाले जो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है उनको निकालना आसान नहीं होगा, संक्रमण करना आसान नहीं होगा। अत्यधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाने के संक्रमण तत्वों के मध्य से या तो निकट स्थित होता है। उदाहरण मैग्नीज से +2 से +7 तक सभी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। ठीक है, ये दोनों किनारों पर ऑक्सीकरण अवस्थाएं कम संख्या में पाई जाती है। इसका कारण स्कैंडियम टाइटेनियम में परित्याग है। और इसी एस ब्लॉक, जब एस ब्लॉक बनवाएंगे और डी ब्लॉक में 5 तक 4 1 5, जब इनमें संक्रमण होगा तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा इनकी तुलना में, ये थ्योरेटिकल पढ़ने की तुलना में। इससे परित्याग में साझेदारी के इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता अथवा तत्वों के संयोजकता कोष डी में अधिक संख्या में, परिणाम भागीदारी कम कक्षाओं में उपलब्धता कॉपर और जिंक। इस समय श्रेणी में आरंभ स्कैंडियम +2, स्कैंडियम 2 वास्तविकता में अज्ञात, टाइटेनियम 2 टाइटेनियम 3 की तुलना में टाइटेनियम 4 अधिक स्थायी होता है। ठीक है, वही चीज़ श्रेणी में दूसरी ओर जिंक की एकमात्र ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। ये अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं में मैग्नीज और डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। और ठीक है, पश्चात के ऑक्सीकरण अवस्थाओं में स्थायित्व आकस्मिक कमी आ जाती है। ठीक है, और परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी एक पैटर्न पर दर्शाती है। स्थायित्व का पैटर्न पर ही ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाई। डी ब्लॉक के तत्वों में वर्ग 4 से 10 के ऑक्सीकरण अवस्थाओं में परिवर्तनशीलता में एक रोचक तथ्य देखने को मिलता है। पी ब्लॉक में अक्रिय युगल प्रभाव के कारण भारी सदस्यों के निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं का बनना अनुकूल है। डी ब्लॉक में इन विपरीत सही उदाहरणतः मोलिब्डेनम 6 और टंगस्टन 6 का स्थायित्व क्रोमियम 6 से अधिक होता है। ठीक है, सुनिए, अम्लीय माध्यम क्रोमियम 6 डाइक्रोमेट के रूप में प्रबल ऑक्सीकारक है, जबकि MnO मोलिब्डेनम O3 एवं टंगस्टन O3 नहीं। मोलिब्डेनम का ऑक्सीकरण +6 और टंगस्टन का इसका भी 6 है। निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में तब पाई जाती है जब संकुल यौगिक ऐसे लिगेंड उत्सर्जक जो सिग्मा आबंध के अतिरिक्त पाईग्राही गुण भी पाए जाते हैं। निकल कार्बन ऑक्सीजन का होल 5 मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड का होल 4 और Fe कार्बन मोनोऑक्साइड होल 5 +5 को ऑक्सीकरण अवस्था निकल और आयरन को ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। वीएन में ठोस धातु N+2 आयन में रूपांतरित से संबंधित ऊष्मा रासायनिक प्रचलन के मानक इलेक्ट्रोड विभव सारणी 4.4। इसमें इलेक्ट्रोड विभव का टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कॉपर निकल कॉपर जिंक विभव क्रोमियम तक बढ़ेगा, फिर मैग्नीज में वापस कम होगा। क्यों? क्योंकि आयनिक क्षमता मैग्नीज की अपेक्षाकृत कम होती है। ऑक्सीडेशन इसका जितना ज़्यादा होगा वो विभव उतना ही ज़्यादा प्रदर्शित करेगा। आयरन का बढ़ेगा, फिर कोबाल्ट का वापस कम होगा। ये प्रेक्षित मान है और परिकलित मान है। ये ऑक्सीडेशन +2 के प्रेफरेंस में हो रहा है। कॉपर का धनात्मक विभव अद्वितीय व्यवहार इसके अम्लों के H2 मुक्त करने की असमर्थता का स्पष्टीकरण देता है। ठीक है, केवल ऑक्सीकारक अम्ल नाइट्रिक अम्ल और गर्म साधारण सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ही कॉपर के साथ अभिक्रिया करके अपचयित हो जाते हैं। ट्वाइस ऑफ H+ प्रोवाइड करेगा SO4- जो कि एनोड पर कार्य करेगा और इसका अपचयन होगा कॉपर +2 का में रूपांतरित हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा। उच्च ऊर्जा के जलीय वजन एंथैल्पी से संतुलित नहीं हो पाता। विभव के कम ऋणात्मक मानों सामान्य प्रवर्तित धातुओं के प्रथम और द्वितीय एंथैल्पी के योग में सामान्य प्रथम और द्वितीय P+1 और +2। ठीक है,
कॉपर के +2 और निकल का जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता है वो ज़्यादा है कॉपर की अपेक्षा। इस वजह से इसका ऋणात्मक एंथैल्पी से संबंधित है। मानक इलेक्ट्रोड विभवों M+3 और M+2 की प्रवृत्तियाँ। इलेक्ट्रोड M+2 M+3 के मानकों के अवलोकन इसकी परिवर्तनशील प्रवृत्तियों को दर्शाता है। स्कैंडियम के लिए इसका निम्न मान स्कैंडियम +3 के स्थायित्व को दर्शाता है। +3 के इसके स्थायित्व को दर्शाता है, जो +2 S के 2 इलेक्ट्रॉन और D के 1 इलेक्ट्रॉन तीनों निकल जाते हैं, जिसका विन्यास अक्रिय गैस विन्यास है, मतलब ऑर्गन। जिंक के लिए इसके उच्चतम मान का कारण Zn+2 के स्थायी D10 मतलब S के दोनों निकल के D में 10 के 10 इलेक्ट्रॉन बांधित है, जो कि अधिक स्थिति ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। विन्यास के इलेक्ट्रॉन का हटना मैग्नीज के लिए अपेक्षाकृत उच्च मान दर्शाता है कि M+2 और D5 विशेष रूप से स्थायी है। D ब्लॉक में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक स्थायी है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद, जबकि आयरन में अपेक्षाकृत निम्न मान Fe+3 D5 के अतिरिक्त स्थायित्व को वेनेडियम अपेक्षाकृत निम्न V+2 के स्थायित्व को संबंधित है। ठीक है। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था की प्रवृत्तियाँ 74.1 संक्रमण धातुओं की 3D श्रेणी के स्थायी हैलाइडों को दर्शाती है। उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या टाइटेनियम X4 मतलब 2 D ब्लॉक के निकल गए, S के निकल गए, ऑर्गन बचे, काफ़ी स्थायी है। VF5 वेनेडियम और क्रोमियम इसमें भी 5 है, तो 3 तो D ब्लॉक के निकल गए और 2 S ब्लॉक के निकल गए, ये भी आर्गन, ये भी स्थायी है। और मैग्नीज +7 सब चीज़ वही चीज़ें हैं, D ब्लॉक S ब्लॉक के निकल गए, उसके बाद S ब्लॉक के बाइंडिंग प्लस हाफ माइनस हाफ विन्यास में जुड़े हुए S ब्लॉक है, वो स्थायी होते हैं। यद्यपि V5 को प्रदर्शित करती है, +5 को प्रदर्शित करती है यदि हैलाइडों का जल अपघटन पर ऑक्सी हैलाइडो VOX3 1 से 3 2 से 6 6 7 8 +8 फ्लोराइडो का दूसरा गुण निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में इसका अस्थायित्व CuX के लिए लागू होता है, तथा दूसरी ओर हैलाइडों के अतिरिक्त कॉपर +2 के सभी हैलाइडों ज्ञात किए। इसमें रेडॉक्स रिएक्शन रहती है, जो कि आयोडीन का I2 में ऑक्सीकृत हो जाता है और खुद का अपचयन हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये इलेक्ट्रॉन 4- है वो निकाल देगा, तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीकरण अवस्था। ये हम आगे भी पढ़ेंगे और भी टॉपिक है, पर ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो प्रवृत्ति है वो स्थायित्व D ब्लॉक और S ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन निकलने और जुड़ने, ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रवृत्ति पर ही निर्भर करती है ये अभिक्रिया। इसी तरह से ये मेटल काम करते हैं। कॉपर एक्वस स्थायित्व कॉपर प्लस से अधिक होने के कारण कॉपर +2 का स्थायित्व कॉपर से अधिक होने के कारण इसका जलयोजन एंथैल्पी कॉपर +2 की तुलना में बहुत अधिक ऋणात्मक मान होता है, जो कॉपर को अद्वितीय आयरन एंथैल्पी की क्षतिपूर्ति से अधिक है। ऑक्सीजन की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था को स्थायित्व प्रदान करने की क्षमता ऑक्साइडों में प्रदर्शित होती है। ऑक्साइडों में उच्च ऑक्सीकरण संख्या उनके वर्ग से मेल खाती है। सही बात है, ठीक है। वर्ग 7 के बाद आयरन के उच्च ऑक्साइड Fe2O3, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 6/2 3+3 से आगे ज्ञात नहीं है। अतः यद्यपि क्षारीय माध्यम में फेरेट 5-6 फेरेट +6 अवस्था में आयन बनाते हैं, जो कि 4 है, इसके भी +6 है, आयन बनाते हैं, परंतु शीघ्र ही Fe2O3 O2 में विघटित हो जाता है। +6 से O2 को निष्कासित कर देता है, Fe बनाएगा। ऑक्साइड के अतिरिक्त ऑक्सीकेटायन V5 वेनेडियम +5 से
VO5 ये भी +5 है। V4 को V+2 V4 है। टाइटेनियम +4 के रूप में स्थायित्व प्रदान करते हैं। फ्लोरीन की अपेक्षा ऑक्सीजन की इस उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था को स्थायित्व प्रदान करने की क्षमता आदि हो जाती है। ठीक, MnO2 114/2 +7 ऑक्सीकरण और इसका +6 2 और V2O5 +5 ऑक्सीकरण 114/2 +4 ऑक्सीकरण नंबर। यहाँ पर वेनेडियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 5, 6, 7। ठीक है। इसके साइज भी इस तरह से बढ़ रहा है। तो ऑक्सीकारक मतलब दूसरे का ऑक्सीकरण, खुद का अपचयन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा किसमें होगी? +7। ये इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है और साइज भी बढ़ा है इसका अपेक्षाकृत। तो इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा कौन खींचेगा? ये सही है। एक वेनेडियम से ज़्यादा क्रोमियम से ज़्यादा मैग्नीशियम। रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन विभव का मान। संक्रमण धातुओं में रासायनिक अभिक्रिया में व्यापक रूप से परिवर्तनशील है। बहुत सी धातुएं पर्याप्त विद्युतधनीय है तथा खनिज अम्लों में विलय है, जबकि कुछ धातुएं उत्कृष्ट है और साधारण अम्लों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है वो अधिक अभिक्रियाशील होती है, जो कि अम्लों में घुलित होती है, बनाने में अधिक सक्षम होती है, वो इलेक्ट्रॉन विभव को प्रोड्यूस करती है। इसका यही अर्थ है। कॉपर धातु को छोड़कर प्रथम श्रेणी के अपेक्षाकृत अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। 1m मोलर सॉल्यूशन H+ आयनों के ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इन धातुओं में हाइड्रोजन और ऑक्सीकारक की अभिक्रिया करने की वास्तविक दर में कभी कभी कमी आ जाती है। कक्ष ताप पर टाइटेनियम वेनेडियम तनु ऑक्सीकारक अम्लों के प्रति निष्क्रिय है। ठीक है। M+ से M अपचयन होने पर विभव के श्रेणी में द्विसंयोजी धनायनों के बनाने की घटती हुई प्रवृत्ति को दर्शाती है। ऋणात्मक विभव के कम ऋणात्मक मानों की ओर जाने की सामान्य प्रवृत्ति प्रथम और द्वितीय आयनों की एंथैल्पी के योग में सामान्य वृद्धि से संबंधित है। यह जानना रोचक है कि मैग्नीशियम निकल जिंक के ऋणात्मक विभव मान सामान्य प्रवृत्ति में अपेक्षित मानों की तुलना में अधिक ऋणात्मक है, जबकि मैग्नीशियम +2 के अर्धभारित डी उपकोष D5 तथा जिंक +2 में पूर्णतः भारित डी उपकोष में स्थायित्व उसके ऋणात्मक विभव के मानों से संबंधित है। निकल के लिए इलेक्ट्रॉन को उच्चतम ऋणात्मक जलयोजन एंथैल्पी से संबंधित है। ठीक है, ये तो चीज़ें हैं और यही रेडॉक्स अभिक्रियाओं से ऑक्सीडेशन रिडक्शन होकर विभव को प्रोड्यूस करते हैं। चुंबकीय गुण। पदार्थ पर चुंबकीय क्षेत्र अनुप्रयुक्त करने पर मुख्यतः दो प्रकार के चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं: प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक, अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिज्म। प्रतिचुंबकीय पदार्थ अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, परंतु अनुचुंबकीय पदार्थ आकर्षित होते हैं। अट्रैक्शन। जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं वो लो चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक लो चुंबकीय कहलाते हैं और वास्तव में लो चुंबकीय अनुचुंबकीय का चरम स्वरूप है। ठीक है। बहुत से संक्रमण धातु आयन भी अनुचुंबकीयता दर्शाते हैं। अनुचुंबकीय की उत्पत्ति अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति के कारण हुई है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिनमें खुले में विचरण करते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन +½ या -½ प्रदर्शित करते हैं। अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इधर उधर उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी, वो स्थिर अवस्था में होंगे। प्रत्येक ऐसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण प्रचक्रण कोणीय संवेग तथा कक्षीय कोणीय संवेग मॉलिक्यूलर एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से संबंधित है। सही बात है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में धातुओं के यौगिक में कक्षीय कोणीय संवेग का योगदान प्रभावी रूप से सम्मिलित होता है।
ठीक है, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। चुंबकीय क्षेत्र में आघूर्ण में निर्धारित उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर, ये सब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर किया जाता है प्रचलन मात्र। इसका फॉर्मूला ये है, म्यू इक्वल टू रूट एन बराबर क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की बढ़ती संख्या के चुंबकीय आघूर्ण का मान बढ़ता है। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों में बढ़ती संख्या के चुंबकीय आघूर्ण का मान बढ़ेगा। प्रेषित चुंबकीय आघूर्ण में परमाणुओं तथा अणुओं के आयनों के उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का संकेत मिलता है। ठीक है, सूत्र में जो फॉर्मूला है उसमें चुंबकीय आघूर्ण के मानों का प्रयोग के निर्धारित संक्रमण के चुंबकीय आघूर्णों प्रायोगिक रूप से विलयन में चुंबकीय आघूर्ण, ये आयन है, इनमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या ये है, और चुंबकीय आघूर्ण परिकलित और प्रेक्षित, जो प्रैक्टिकली जो देखा गया है और जो निकाला गया है उनमें कोई ज़्यादा खास अंतर है नहीं, हल्का फुल्का अंतर आता है। रंगीन आयन, आयन रंगीन रंग कैसे प्रदर्शित करते हैं, जब डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और एस ब्लॉक कोई भी इलेक्ट्रॉन है उच्च अवस्था में आकर वापस नीचे अवस्था में या संक्रमण करता है, तब वो ऊर्जा को उत्सर्जित करता है फोटोन के रूप में। तो वो अलग अलग ऊर्जा का अलग अलग कलर प्रदर्शित करता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में कुछ धातुओं को द्वारा प्रदर्शित किया गया कलर है ये इस तरह से, स्कैंडियम +3 जिसमें डी में 0 इलेक्ट्रॉन है, रंगीन, और डी में 1 इलेक्ट्रॉन, नीला, और D1 में नीला, D2 में हरा, बैंगनी, गुलाबी, नीला, पीला, D5 में पीला कलर शो करेगा। जब निम्न ऊर्जा में डी कक्षों में इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजक उच्च ऊर्जा डी कक्षों में मतलब संक्रमण करेगा तो उत्तेजन ऊर्जा अवशोषित प्रकाश के आवृत्ति के संगत होता है। ठीक है, जो आंखों द्वारा अवशोषित हो जाता है। विबज्योर नाम तो सुना होगा, जो कलर अवशोषित करेगा वही उत्सर्जित करेगा, वो उसके जस्ट सामने वाला उत्सर्जित करेगा। संकुल यौगिक का वर्णन, संकुल यौगिक वो यौगिक होते हैं जो धातु के निश्चित संख्या में ऋणायन तथा उदासीन अणुओं के बंधन या संकुल स्पीशीज बनाते हैं। ठीक है, उदासीन अणुओं के साथ बंध कोवेलेंट बॉन्ड, लिगैंड बोलते हैं जिन्हें, और ये उपसंयोजक बंध जो आगे आप पढ़ेंगे, और अभिलक्षण गुण दर्शाते हैं। कुछ उदाहरण, FnCN का होल 6 साइनाइड का, FnCN6 आयरन और कॉपर और अमोनिया के साथ, प्लेटिनम क्लोराइड 4। संक्रमण तत्वों के कुछ यौगिक रचना करते हैं। इस धातु आयनों के आकार में छोटा होना, तो धातु आयनों के उच्च आयनिक आवेश तथा आबंधों के कारण डी कक्षों की उपलब्धता, ये 3 कारण है। उनका आकार छोटा होना, और डी ब्लॉक का अवस्थित होना, और आवेश का अधिक होना। आकार छोटा और उच्च आवेश और डी, इस वजह से ये लिगैंड बनाते हैं। वे उत्प्रेरकीय गुण, संक्रमण धातुएं उनका उत्प्रेरकीय सक्रियता के लिए जाने जाते हैं, उत्प्रेरक सक्रियता जाने जाते हैं। जैसे प्लेटिनम है, प्लेटिनम की जो सतह है वो हाइड्रोजन के साथ बाइंड करके वो रिएक्शन को फर्दर रिएक्ट करवाती है, जैसे कि एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट, या एल्काइन को एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। तेल और वसा को जैसे, और रिफाइनरीज में, लैब में जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को न्यूट्रलाइज करती है और रिडक्शन करती है अपचयन। संक्रमण धातुओं का यह गुण परिवर्तनशील संयोजकता एवं संकुल यौगिकों के बनने के गुण के कारण है वेनेडियम, संस्पर्श प्रक्रम, संयुक्त विभाजन, आयरन, हार्वर्ड प्रक्रम और निकल, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजन। संक्रमण धातुओं के उत्प्रेरक के कुछ उदाहरण है। उत्प्रेरक के ठोस पृष्ठ का अभिकारक के अणुओं के उत्प्रेरक की सतह के परमाणुओं बीच आबंध की रचना करना है। आबंध के कारण प्रथम संक्रमण श्रेणी में धातु 3d और 4s इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करती है संक्रमण के लिए। जैसे कि 4s से इलेक्ट्रॉन निकलकर डी में आते हैं स्थिति ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, मतलब अधिक स्थिर होने के लिए। परिणाम स्वरूप उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। अभिकारक के अणुओं के आबंध दुर्बल हो जाते हैं।
ठीक है, संकीर्ण ऊर्जा का मान घट जाता है। इलेक्ट्रॉनों के परिवर्तन, डी एस ब्लॉक का डी ब्लॉक में जाना है और डी ब्लॉक के अणु ये इलेक्ट्रॉनों का बंध बनाना, ये संक्रमण कहलाएगा। ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन के कारण संक्रमण धातुएं उत्प्रेरक के प्रभावी होती है, उत्प्रेरक के रूप में अधिक प्रभावी होती है। सही बात है, संक्रमण इलेक्ट्रॉनों के विचरण के कारण, संक्रमण के कारण। आयरन +3 आयोडाइड आयरन पर सल्फेट संपर्क में आता। ठीक है, ये रिएक्शन देखो, इसमें Fa+3 से Fa+2 में कन्वर्ट हो रहा है। ये रेडॉक्स आयोडीन का इलेक्ट्रॉन 0 में कन्वर्ट हो रहा है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। इसी सल्फर के साथ भी ये हो रहा है। जब अंतरकाशीय यौगिकों का बनना, जब संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक में भीतर छोटे आकार वाले परमाणु हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन वगैरह अंतरकाशीय यौगिकों की रचना कर रहे हैं। ठीक है साहब, ये यौगिक सामान्यतः असममित के नॉन स्टोइकियोमेट्री होते हैं। ठीक है, न ही आयनिक होते हैं और न ही सहसंयोजी होते हैं। उदाहरण के लिए TiC, Mn4n नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ संयोजकता पूरी करते हैं और बंध बनाते हैं, उसमें कोई ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करते। संगठित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करते हैं, ये उदासीन होते हैं और लिगैंड बनाते हैं। संगठियों की प्रकृति के आधार पर यौगिक को अंतरकाशीय यौगिक कहलाते हैं। इन यौगिकों की रासायनिक अभिलक्षण निम्न होते हैं। अंतरकाशीय यौगिकों का गलनांक उच्च होता है क्योंकि स्थिर ज़्यादा होते हैं, बॉन्ड अधिक अच्छा बनाएंगे, जो शुद्ध धातुओं के से भी अधिक होते हैं, शुद्ध धातुओं से भी अधिक होते हैं। ठीक है, ये अधिक कठोर होते हैं, बात वही है। बोराइडो लचीलापन थोड़ा कम होता है। बोराइडो की कठोरता लगभग हीरे के समान होती है, कठोरता हीरे तक पहुंच जाती है। ये यौगिकों की धात्विक चालकता सुरक्षित रहती है जहाँ इलेक्ट्रॉनों का अच्छा विचरण होता है। रासायनिक अंतरकाशीय यौगिक निष्क्रिय होते हैं। मिश्र धातुओं का वर्णन। मिश्र धातु विभिन्न धातुओं के सम्मिश्रण से मिलकर बने होते हैं, धातुओं के सम्मिश्रण से प्राप्त होता है। मिश्र धातु सममांगी ठोस विलयन हो सकते हैं, जो जैसे कि किसी भी मिश्रण के एक कोने से और दूसरे कोने पर समान क्वांटिटी और क्वालिटी में कोई अंतर ना हो, उसे सममांगी मिश्रण कहते हैं। जिसमें धातु के परमाणु दूसरी धातु के परमाणुओं के अनियमित रूप से वितरित होते हैं, दूसरी धातु की अपेक्षाकृत अनियमित रूप से वितरित होते हैं। इस प्रकार के मिश्र धातुओं की रचना उन परमाणुओं द्वारा की जाती है जिनकी त्रिज्याएं में 15% का अंतर होता है। 15% का अंतर होता है। संक्रमण धातुओं के विलक्षण के गुणों तथा त्रिज्याओं की समानता के कारण संक्रमण धातुओं द्वारा मिश्र धातुओं के सफलतापूर्वक होते हैं। इस प्रकार मिश्र धातु कठोर होते हैं क्योंकि स्थिर ऊर्जा काफ़ी कम होती है, स्थिर ऊर्जा कंपाउंड होते हैं उनकी, वो अधिक कठोर होते हैं, जिनमें गलनांक सामान्यतः उच्च होता है। सही बात है। फेरस मिश्र धातु के सुपरिचित मिश्र धातु है। फेरस आयरन में जैसे क्रोमियम डाला जाता है और मैग्नीज भी डाला जाता है और कार्बन डाला जाता है। ये जैसे सबसे अच्छा उदाहरण है स्टेनलेस स्टील। क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, ठीक है वही बात है। मैग्नीज कठोरता के लिए डाला जाता है। स्टील तथा स्टेनलेस स्टील का उदाहरण किया जाता है। धातुओं के संयोग मिश्र धातुओं के उदाहरण पीतल, कॉपर, जिंक। ठीक है साहब। संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। उच्च ताप पर संक्रमण धातु ऑक्सीजन के मध्य अभिक्रिया के फलस्वरूप संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड बनते हैं। संक्रमण धातु मतलब इलेक्ट्रॉनों का विचरण, डी ब्लॉक से एस ब्लॉक में कन्वर्जन। इसका डैम तथा अतिरिक्त सभी धातुएं मोलिब्डेनम प्रकार MO प्रकार के मतलब कि मेटल और ऑक्साइड प्रकार के आयनिक ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइडों की उच्च ऑक्सीकरण संख्या, इनकी वर्ग संख्या समान रहती है तथा SC स्कैंडियम डाई ऑक्साइड मैग्नीज Mn2O7 यौगिकों को देखने को मिलती है। वर्ग 7 में Fe2O3 जंग लगा लोहा और उच्च ऑक्साइडों के ज्ञात नहीं है, उच्च ऑक्साइडों की संख्या ज्ञात नहीं है। ऑक्साइडों का अतिरिक्त ऑक्सीधनाइड वेनेडियम +5 VO2 प्लस और V4 को VO2 स्थायित्व देते हैं। ठीक है साहब। ऑक्साइडों के धातुओं के ऑक्साइड और ऑक्सीधनाइड। धातुओं के ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि के साथ ऑक्साइडों के आयनिक गुण में कमी आती है। ऑब्वियसली बात है, बॉन्ड बनाएंगे तो आयनिक गुण तो कम होंगी। मैंगनीज के ऑक्साइड Mn2O3 सहसंयोजी
हरा तेलीय पदार्थ है यह क्रोमियम CrO3 और G2O5 के गलनांक निम्न होते हैं। स्थिर कंपाउंड है। क्रोमियम और वेनेडियम की प्रॉपर्टीज गलनांक भी निम्न होते हैं। इन ऑक्साइडों के अम्लीय स्वभाव की प्रमुखता होती है। क्यों? क्योंकि ऑर्गन के बराबर इलेक्ट्रॉन होंगे इनमें, इस वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। इस प्रकार Mn2 और 7 HMnO4 प्राप्त होंगे और H2CrO4 इनकी कार्बन इनकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल कर वैसे भी फाइंड आउट किया जा सकता है कि कौन अम्लीय होगा, कौन ऑक्सीकारक होगा, कौन ऑक्सीडेशन किसकी ज़्यादा होगी और रिडक्शन किसका ज़्यादा होगा। जैसे कि डी ब्लॉक है 1 2 3 4 और एस ब्लॉक, अगर इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे ऑर्गन, तब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी और नहीं होंगे, इससे इसको अम्लीयता ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की अपचयन करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी। ये सब चीज़ें दी हुई है इसमें। पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनके पोटेशियम डाइक्रोमेट चर्म रोगों में अधिक यूज होगा, एंटी फंगल का प्रॉपर्टी शो करता है ये K2CR2O7। इसका उपयोग कई एजो मतलब सबसे अच्छा उदाहरण है दही का पीला पड़ना, उसमें नाइट्रोजन का एजो कंपाउंड एजो बॉन्ड बनाएगा, बनाने से ऑक्सीकारक मतलब दूसरे का ऑक्सीकरण खुद का अपचयन किया जाता है। डाइक्रोमेट को सामान्यतः क्रोमेट में बनाया जाता है। क्रोमेट अयस्क FeCr2O4 जब वायु की उपस्थिति में सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट में संकलित किया जाता है तो क्रोमेट प्राप्त होता है। क्रोमेट का सोडियम के साथ अभिक्रिया निम्न प्रकार से दी हुई है, ठीक है। और इसमें आयरन की जगह सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। सोडियम अगर जैसे कि H2SO4 डाला जाता है तो Na2Cr2O7 और सोडियम अलग हो जाएगा इससे। पोटेशियम डाइक्रोमेट के नारंगी रंग के क्रिस्टल हो जाते हैं, ठीक है। अगर इसको KCl के साथ करवाया जाता है K2CR2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाएगा। जलीय विलयन में क्रोमेट और डाइक्रोमेट अंतरारोपण होता है जो विलयन के pH पर निर्भर करता है। क्रोमेट और क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या निम्न प्रकार से दिया हुआ है। क्रोमियम बेसिक चतुष्फलकीय संरचना बनाता है और इसमें जैसे लोन पेयर है इससे रिपल्शन और इसका रिपल्शन 126 डिग्री का कोण बनाएगा। और क्रोमियम और ऑक्सीजन ये लेंथ कम होगी अपेक्षाकृत इससे, ये स्थिर अवस्था में इस तरह की संरचना बनाएगा। क्रोमेट आयन CrO4 -2 डाइक्रोमेट Cr2 और 7 की संरचना नीचे दी गई है, ठीक है। ऑक्सीकरण कर्मक का कार्य करते हैं। सोडियम और पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रबल ऑक्सीकरण का कर्मक का कार्य करते हैं। सोडियम लवण जल में विलेयता अधिक होती है। कार्बनिक रसायन ऑक्सीकरण कर्मक के रूप में अधिक प्रयुक्त किया जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग प्राथमिक मानक के रूप में 12+6 ऑक्सीकरण अवस्था से +3 ऑक्सीकरण अवस्था में पहुंच गया और इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है। Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीडेशन। SN+2 से SN+4 और सल्फर का भी और आयोडीन का 1 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है। ये ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया है। संपूर्ण आयनिक अभिक्रिया में पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया अपचायकों के अर्ध अभिक्रिया से जोड़कर किया जाता है। रिडक्शन हो रही है इसमें क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट 12+6 से 3 में कन्वर्ट हो रही है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के प्राप्त MnO2 के क्षारीय धातुओं के साथ ये रिएक्शन करवाई जा रही है। क्षारीय धातु की एसिड के साथ MnO2 +4 ऑक्सीकरण अवस्था से +6 ऑक्सीकरण अवस्था में जा रहा है और एसिड के साथ अभिक्रिया करने में +6 से +7 और +4 दोनों अवस्था में जा रहा है। अतः MnO2 से KOH के साथ संलग्न और वायु तथा KNO3 के साथ ऑक्सीकरण पर
ये MnO4-2 K2MnO4 बनाएगा, मैग्नेट आयन बनाएगा। ये सारी धातु के साथ परमैंगनेट आयन बनाएगा। प्रयोगशाला में मैंगनीज +2 आयन पर ऑक्सीडाइज्ड सल्फेट गैस द्वारा ऑक्सीकृत होकर परमैंगनेट बनाता है। ठीक है साहब, ये हो रहा है। और KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट गहरे बैंगनी रंग के क्रिस्टल बनाता है। KClO4 के साथ संरचनात्मक दर्शाता है। बोझ विलय नहीं होता है। 293 डिग्री केल्विन पर ताप पर 6.4 ग्राम और 513 केल्विन पर गर्म करने पर अपघटित हो जाता है। ये 513 पर गर्म करने पर ये अपघटित हो जाता है। इसके दो भौतिक गुण अधिक रोचक है। इसका अत्यधिक गहरा रंग प्रतिचुंबकीय होने के साथ साथ आश्रित दुर्बल अनुचुंबकीय। इन्हें गुण के कक्षक सिद्धांत के समझाया जा सकता है। कक्षक सिद्धांत से समझाया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण की अवस्थिति से बताया जा सकता है। इस पुस्तक की सीमा से बाहर है। ठीक है साहब। मैग्नेटिक और परमैंगनेटिक आयन चतुष्फल के होते हैं। ठीक है, ये चतुष्फल की संरचना बनाते हैं। स्थिति को रिपल्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑक्सीजन के पी कक्षकों व मैग्नीज के डी कक्षकों के अतिव्यापन से पी कक्षक और डी कक्षकों के अतिव्यापन से पायाबंध बनता है। हरा मैग्नेट आयन एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के अनुचुंबकीय होते हैं। हरा मैग्नेट आयन अयुग्मित, जो युग्म में नहीं होते इलेक्ट्रॉन, उनकी वजह से आता है, अनुचुंबकीय होते हैं, परंतु अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न होने के कारण प्रतिचुंबकीय होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है तो प्रतिचुंबकीय के साथ दर्शाएगा। ठीक है। KMnO4 की अर्ध अभिक्रिया अपचायकों की अर्ध अभिक्रिया से जोड़कर संपूर्ण अभिक्रिया लिखा जा सकता है। रेडॉक्स रिएक्शन, ये MnO4- जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ये प्लस, इसका ऑक्सीकरण आनंद +7 से +6 में जाने पर 1.56 वोल्ट और इसका +8 से और +4 में आने पर +7 से +4 में आने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऋणात्मक वोल्ट विभव 1.69 और 1.52। तो हम भली बात देख सकते हैं कि विलयन के हाइड्रोजन के आयन की सांद्रता अभिक्रिया के प्रभावित महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सांद्रता बहुत भूमिका निभाती है। अभिक्रियाओं के रेडॉक्स विभव जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, सहायता से समझाया जा सकता है, लेकिन अभिक्रियाओं की गति एक महत्वपूर्ण कारक है। और आयन H+ की सांद्रता 1 पर जल ऑक्सीकृत किया जाना चाहिए। अभिक्रिया धीमी होती है, मतलब कि वेग इसकी दर होती है, एक समय में परिवर्तन की दर काफ़ी कम होती है। मैग्नीज +2 आयन की उपस्थिति तापक्रम बढ़ाया जा सकता है। यह अम्लीय विलयन में की रिएक्शंस और उदासीन और दुर्बल क्षारीय की जो परमैंगनेट जो रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा वो इस प्रकार है। अब है एफ ब्लॉक तत्व। एफ ब्लॉक के तत्वों को दो श्रेणियों में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। लैंथेनम के बाद 14 तत्व तथा एक्टिनाइड के बाद के 14 तत्व। ये लैंथेनम सन्निकट पाए जाते हैं। लैंथेनाइडों के लैंथेनम भी सम्मिलित होता है। लैंथेनाइडों की चर्चा में लैंथेनम और एक्टिनम जो है ये सन्निकट होता है। इस वजह से इनमें संक्रमण, इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण इनमें भी होता है। इस वजह से इन्हीं में प्रदर्शित किया जाता है। लैंथेनम प्रयुक्त होता है। एक्टिनम भी 14 तत्वों के साथ सम्मिलित रखता है और संक्रमण तत्वों की तुलना में एक्टिनम आपस में सन्निकट समानताएं प्रदर्शित करते हैं। रेडियो एक्टिव केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था होती है। रसायनों में कुछ आकार और नाभिकीय आवेश, कुछ अल्प परिवर्तन और श्रेणी की समीक्षा करने के उत्तम अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है साहब। दूसरी ओर एक्टिनाइड श्रेणी रसायन अत्यधिक जटिल होती है, हाईली रिएक्टिव और हाईली अस्थिर कंपाउंड होते हैं, फटाफट डिक्रीज हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। जटिलता के कारण ऑक्सीकरण अवस्थाओं में विस्तृत परास। दूसरा इसका गुणधर्म रेडियो गुणधर्म है। दूसरा इन तत्वों का रेडियो गुणधर्म, ये कुछ 3 मिनट 2 मिनट 10 कुछ सेकंडों में डीनेचराइज हो जाती हैं।
रेडियो एक्टिविटी प्रदर्शित करते हैं। विशेष कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है इस वजह से यहाँ ए ब्लॉक दोनों श्रेणियों में इस वजह से एक्टिनाइड को लैब में या वर्किंग करने में काफ़ी समस्या आती है। इनमें पहला है लेंथेनाइड। लेंथेनम और लेंथेनॉइड के नाम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणु अपनी त्रिज्या कुछ इस प्रकार से दी हुई है। लेंथेनम में और सीरियम, प्रोजोडियम, प्रमथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, ठीक है। इसमें जब डी ब्लॉक में पहला इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाता है, फिर एफ में जाता है, तब डी में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। जब निकलने वाले होते हैं तब डी में एक इलेक्ट्रॉन आता है और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये याद करने का तरीका है। लेंथेनम संकुचन के कारण इनकी जो त्रिज्या है वो कम होती जा रही है, कम होती है। आयनिक में जैसे जैसे आयन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी और परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, उनकी वैसे वैसे उनकी त्रिज्या अपेक्षाकृत घटेगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये देखा गया है कि सभी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6s2 एक समान है, परंतु 4f स्तर पर परिवर्तनशीलता निवेशन है। 4.9 में दिया हुआ है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे त्रिज्या घटती जा रही है। ये संकोचन के कारण हो रहा है। और इसके अलावा ये शील्डिंग इफेक्ट है, इसकी वजह से चलो अभी आगे देखते हैं। त्रिधनात्मक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेंथेनाइड और ऑक्सीकरण अवस्था का 4f में संक्रमण, ठीक है, संक्रमण होता है इनमें 4f में। परमाणु क्रमांक आयनिक आकार लेंथेनम और ल्यूटीशियम, लेंथेनम से ल्यूटीशियम आखिरी कंपाउंड है। ल्यूटीशियम तत्वों के परमाणु को आयनिक त्रिज्याएं समग्र ह्रास मतलब कि कम होती जा रही है। यह रसायन का एक विशिष्ट लक्षण है। यह तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के दूरगामी प्रभाव होता है। परमाणु त्रिज्याओं के मानों के धातुओं के संरचनाओं को उत्पन्न होता है और ये ऐसा नियमित नहीं है। M+3 आयनों के नियमित रूप से देखने को मिलता है। यह संकोचन ठीक वैसा ही है जैसा कि संक्रमण श्रेणियों में पाया जाता है, तथा कारण भी समान है। अर्थात उपकोष में इलेक्ट्रॉन के दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन प्रोड्यूस करता है, उसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। शील्डिंग इफेक्ट फिर भी नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ डी इलेक्ट्रॉन पर दूसरे डी इलेक्ट्रॉन के परिरक्षण प्रभाव की तुलना में 4f इलेक्ट्रॉन और 4f इलेक्ट्रॉन के प्रभाव कम होता है। नाभिकीय आवेश बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा के साथ परमाणु आकार नियंत्रित ह्रास होता रहता है। लेंथेनाइड श्रेणी में संकोचन के संचय लेंथेनाइड आकोचन कहलाता है, ठीक है। तृतीय श्रेणी की त्रिज्याओं के मान संक्रमण श्रेणी के संगत तत्वों की त्रिज्याओं तथा लगभग समान हो जाता है, ठीक है। जिरकोनियम 160 pm और इसकी 1 pm की ही फोर्थ ब्लॉक में आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या बढ़ती है, परंतु यहाँ सिर्फ और कम हो रही है 1 pm। क्यों? क्योंकि लेंथेनाइड संकोचन के कारण। बर्बाद लेंथेनाइड संकोचन का ही परिणाम है, ठीक है। इन धातुओं की प्रकृति के साथ कठिनाई के लिए उत्तरदायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं किस की क्या ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो देखते हैं। लेंथेनाइड में लेंथेनाइड +2 से लेंथेनम +3 यौगिकों प्रमुख है। फिर भी +2 से +4 आयन में विलयन में उत्तर ठोस यौगिकों में उपस्थित रहते हैं। यह अनियमित जैसे एंथैल्पी आयनन एंथैल्पी में रिक्त अर्धभारित और पूर्णभारित एफ कक्षकों की स्थायित्व के कारण परिणामी है तथा सीजियम +4 के उत्कृष्ट गैस अभिविन्यास के बनने की सहायता होता है, परंतु यह प्रबल ऑक्सीकारक है। इसकी प्रवृत्ति ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें एफ ब्लॉक में जीरो इलेक्ट्रॉन होते हैं, परंतु +3 अवस्था में सीजियम में इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। वो स्थिरता को पैदा करता है, प्रबलता से बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति बढ़ाता है। सीजियम +3 के ऋणात्मक विभव +1.74 वोल्ट को दर्शाता है। यह जल को ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है साहब। इस दर धीमी होती है। सीजियम +4 एक अच्छा विश्लेषण अभिकर्मक है। डिस्प्रोशियम, टीवियम, प्रोजिडियम और नियोडियम भी +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा।
मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ठीक है। यूरोपियम ऐसे इलेक्ट्रॉनों के परित्याग द्वारा बनता है। यह F7 विन्यास एक आयन बनने के कारण है। यह प्रबल अपचायक है जो +3 अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूर्णतः कक्ष में F ब्लॉक 7 इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरे होते हैं, वो स्थिर अवस्था को या फिर बॉन्ड बनाने को तत्पर होते हैं स्थिर अवस्था। इसी प्रकार YB इटरबियम भी F इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 है, युग्मित है टोटल। F14 एक प्रबलतम अपचाय का कार्य करते हैं। ठीक है। F कक्ष में अर्धभारित हो F4 Tb+4 F कक्ष एक अर्धभारित ऑक्सीकारक का कार्य करता है। सेमेडियम का व्यवहार यूरोपियम से अधिक मिलता जुलता है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। कारण वही सामान्यतः अभिलक्षण सभी लेंथेनम चांदी की तरह श्वेत होते हैं, चांदी की तरह होते हैं और नरम धातुएं हैं। वायु में तुरंत बदरंग हो जाती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ कठोरता में वृद्धि होती जाती है। ठीक है। स्थिरता बढ़ती जाएगी। सेमेडियम स्टील की तरह कठोर होता है। ठीक है। इसका गलनांक 1000 से 1200 केल्विन के मध्य होता है, परंतु सेमेडियम 1623 केल्विन के तक पिघलता है। जानकारी है इनकी विशिष्ट धातुएं संरचनाएं होती है, ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। इलेक्ट्रॉन का संक्रमण अधिक होता है, इस वजह से चालकता फ्रीली इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, चालकता अधिक होती है। केवल यूरोपियम और YB कभी कभी SM और TM को छोड़कर घनत्व तथा अन्य गुणों से निर्बाध परिवर्तित होते हैं। अनेक त्रिसंयोजी लेंथेनाइड आयन ठोस अवस्था तक विलयन में रंगीन होते हैं। संक्रमण के कारण फोटोन एनर्जी प्रोड्यूस करते रहते हैं, इस वजह से विलयन में रंग देते रहते हैं। इन आयनों का रंग AF इलेक्ट्रॉन में उपस्थिति के कारण Fa+3 और लिथियम आयनों के कोई भी रंगीन नहीं है, परंतु शेष लेंथेनॉइड आयन रंगीन होते हैं। फिर भी F स्तर पर उनकी उत्तेजना फलस्वरूप अवशोषण बैंड संकीर्ण होती है। क्यों? क्योंकि ये इनमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से संक्रमण में थोड़ा कम होता है। F0 लेंथेनम और Cesium+4 F14 YB लिथियम के अतिरिक्त अन्य लेंथेनॉइड का आयन अनुचुंबकीय होते हैं। क्यों? क्योंकि F14 इलेक्ट्रॉन है जो युग्मित है टोटल। लेंथेनाइडों की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान 600 किलोजूल है के आसपास होता है, परंतु द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान बिल्कुल दुगुना 1200 किलोजूल के आसपास होता है, जो कैल्शियम के समतुल्य है। तृतीय आयनन एंथैल्पी के मानों के विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि विनिमय एंथैल्पी का महत्व, जैसा कि संक्रमण श्रेणी के 3D कक्षों में अर्धभारित और पूर्ण भारित कुछ सीमाओं को स्थायित्व प्रदान करता है प्रतीत होता है। लेंथेनम और गैलियम और ल्यूटीशियम के तृतीय आयनन एंथैल्पी का असाधारण निम्न मानों को स्पष्ट करते हैं। अर्धअभिक्रिया लेंथेनम+3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयन होकर इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक अपचयात्मक विभव 2.2 वोल्ट से 2.4 वोल्ट के आसपास के और यूटेरियम और का मान -2 वोल्ट निसंदेह थोड़ा सा परिवर्तन है। हाइड्रोजन गैस के वातावरण में मंद गति से गर्म करने पर धातुओं के हाइड्रोजन के संयोग कर लेती है। ठीक है। ये Ln3 थ्राइस कार्बन और Ln2C3 लेंथेनाइन C2 ये रिएक्शन करके हेलोजन के साथ रिएक्शन करेगी और हाइड्रोजन के साथ और कार्बन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और सल्फर के साथ। लेंथेनाइडों का सर्वोत्तम उपयोग प्लेट तथा पाइपों के लिए मिश्र धातु के रूप में किया जाता है। ये सुप्रसिद्ध मिश्र धातु है। ये लेंथेनाइड धातु 95% और आयरन 5%, लेस मात्र सल्फर और कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम बनी होती है। मिश्र धातु में अत्यधिक मात्रा में मैग्नीशियम और मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, जो बंदूक की गोली, कवच, खोल, हल्के फ्लीट के उत्पादन के उपयोग में लाया जाता है। लेंथेनाइड के मिश्र धातु ऑक्साइडों का पेट्रोलियम भंजक की तरह कार्य किया जाता है और लेंथेनाइडों का कुछ ऑक्साइडों का उपयोग फॉस्फर
के रूप में टेलीविज़न पर्दे और इसी प्रकार के प्रतिनिधित्व किया जाता है। मतलब टेलीविज़न के पर्दे ये एलईडी में भी काम आते हैं और ये रेडियो एक्टिव की वजह से काम में ले जाते हैं। अब है एक्टिनाइड में एक्टिनाइडों को थोरियम से लेकर लोरेंशियम के 14 तत्व होते हैं। इन तत्वों के नाम संकेत कुछ सारणी में दिए हुए हैं और एक्टिनाइडों का रेडियो सक्रियता और अर्धायु अपेक्षाकृत अधिक होती है, परंतु बाद में सदस्यों की अर्धायु परास एक दिन से 3 मिनट तक है। लोरेंशियम Z बराबर 103 की अर्धायु 3 मिनट है। बाद वाले सदस्यों के नैनोग्राम मात्राओं की बनाए जाते हैं तथा इनके अध्ययन की अधिक कठिनाई होती है। इस वजह से इनका डीनेचराइज होने की प्रवृत्ति जो 3 मिनट की होती है, तो इन पर रिसर्च करना थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा कठिन है। इनकी त्रिज्या है जो एक्टिनाइड के वजह से धीरे धीरे कम होती जा रही है और इसमें देखो M+3 ज़्यादा F ब्लॉक में रखे हुए हैं और ये जो प्राकृतिक रूप में अस्थिर कंपाउंड के रूप में पाए जाते हैं। F में जाने पर ज़्यादा स्थिर अवेलेबिलिटी, मतलब आयनिक जो कंपाउंड है वो ज़्यादा स्थिर है अपेक्षाकृत जो प्राकृतिक रूप में जो पाए जाते हैं। अब है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समझा जाता है कि एक्टिनाइडों के 7s2 विन्यास होता है तथा 5f और 6d उपकोषों में परिवर्तनशील निवेश करता है। 14 इलेक्ट्रॉनों को निवेश 5f उपकोष में होता है। थोरियम Z बराबर 90, परमाणु क्रमांक 90 है, तो परंतु Pa इसके आगे वाले तत्वों के नियमित रूप से निवेश होते हैं और परमाणु क्रमांक 103 तक पहुंचने पर 5f पूर्ण रूप से भर जाता है। लेंथेनाइडो के समान एक्टिनाइडो के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अनियमितता 5f उपकोष में उपस्थित है। देखो F0, F7, F14 विन्यासों की स्थायित्व से संबंधित है। ये स्थिर होते हैं 7 और 14, इनका संक्रमण बहुत कम होता है। इस प्रकार Am और Cm, एमरेंशियम और क्यूरेशियम इलेक्ट्रॉनों को विन्यास क्रमशः रेनेडियम 5f7 7s2 और रेनेडी 576s7s2। यद्यपि 5f कक्षकों तथा 4f कक्षकों में उनके तरंग फलन के कोणीय भाग संदर्भ में समानता पाई जाती है, परंतु इनमें धसे हुए नहीं होते हैं। जितने 4f कक्षक तथा 5f कक्षक अधिक मात्रा में आबंध भाग ले सकते हैं। आयनिक आकार धीरे धीरे ह्रास होता जाएगा, कम होते जाएंगे। आयनिक आकार में एक्टिनाइडों के सामान्य लेंथेनाइडों की तरह होते हैं। M+3 आयनों का आकार धीरे धीरे क्रमिक ह्रास होता है। एक्टिनाइड संकोचन की वजह से हो रहा है किया जा सकता है तथा इनकी श्रेणी में तत्व उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है तथा 5f इलेक्ट्रॉनों के ध्रुव परीक्षण के कारण ऑक्सीकरण अवस्था है। इसमें थोरियम +4 ही करेगा जो कि S ब्लॉक और D ब्लॉक दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं जो दोनों निकल जाएंगे। एक्टिनाइड श्रेणी के ऑक्सीकरण अवस्थाएं का परास अधिक होता है क्योंकि इनका संक्रमण अधिक होता है और त्रिज्या अधिक होती है। इनका इस कारण 5f और 6s और 7s इस तरह की समतुल्य ऊर्जा होती है तीनों की। ऑक्सीकरण अवस्थाएं सारणी में दी हुई है, ठीक है। एक्टिनाइड सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। श्रेणी में प्रारंभिक अर्धभाग वाले ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। उदाहरणतः उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था थोरियम में +4 और Pa, U और Np क्रमशः प्रोटेक्टियम, यूरेनियम और नेप्टूनियम क्रमशः +5, +6, +7 तक पहुंच जाती है, ठीक है। परंतु बाद में वो ऑक्सीकरण अवस्थाएं घटती जाती है। लेंथेनाइडो के समान में ये समानता होती है। +4 ऑक्सीकरण अवस्था अपेक्षाकृत +3 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक यौगिक बनाते हैं। +3 तथा +4 आयनों के जल अपघटित की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। जल में +4 के जल में अपघटित होने की प्रवृत्ति होती है। प्रारंभ में बाद में वाले एक्टिनाइडों के ऑक्सीकरण अवस्थाएं वितरण में इनकी अधिक अनियमितता तथा विनियमितता पाई जाती है। ऑक्सीकरण अवस्थाओं के संदर्भ में इन रसायनों की समीक्षा करना संतोषजनक नहीं है। लेंथेनाइडो से तुलना सभी एक्टिनाइडों की धातुओं से देखने पर चांदी की तरह लगते हैं, परंतु इनकी विभिन्न प्रकार की संरचनाएं दर्शाती जाती है और धातु त्रिज्या अनियमितता है तथा लेंथेनाइडो से कहीं अधिक है। अनियमितता काफ़ी अधिक है, अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव है। एक्टिनाइड अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु हैं
अभिक्रियाशील धातुएं अनस्टेबल है, विशेषकर वे सूक्ष्म विभाजित हो जाती है। इनके उबलते हुए जल को क्रिया से ऑक्साइड तथा हाइड्राइडों के मिश्रण प्राप्त होते हैं। क्रियाशील है, अधिक धातुओं के संयोग तथा ताप होते हैं तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सभी धातुओं के प्रभावित करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सभी को प्रभावित करता है, नाइट्रिक अम्ल अल्प प्रभावित होते हैं, परंतु अधिकतर धातुएं नाइट्रिक अम्ल से अल्प प्रभावित हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि इन ऑक्साइडों की संरक्षित सतह बन जाती है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके। यूँ कह सकते हैं कि फटाफट जंग लग जाता है। क्षारों के इन धातुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि क्षार है जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाते हैं। ऑलरेडी इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एफ ब्लॉक में काफ़ी रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं। ये इतना रिएक्ट नहीं करते हैं और इनके खुद के पास इलेक्ट्रॉन क्षारीय होते हैं। एक्टिनाइडों की चुंबकीय लेंथेनाइडों की तुलना में अधिक जटिल होते हैं। यद्यपि 5F के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के साथ एक्टिनाइडों की चुंबकीय प्रवृत्ति में परिवर्तन लगभग वैसा ही है जैसा लेंथेनाइडों के संभवतः परिणाम में है। हालांकि ये मान लेंथेनाइडों के कुछ अधिक होता है, लेंथेनाइडों से अधिक होता है। एक्टिनाइडों के व्यवहार के स्पष्ट प्रारंभिक एक्टिनाइडों के आयरन एंथैल्पी प्रारंभिक लेंथेनाइडों से कम होती है। एक्टिनाइडों की आयरन एंथैल्पी प्रारंभिक लेंथेनाइडों से कम होती है। यह उचित भी प्रतीत होता है क्योंकि 5 कक्ष में भरना प्रारंभ होते हैं तो वे इलेक्ट्रॉन के आंतरिक क्रोड में कम भेदन करेंगे। सही बात है। इसलिए 5F इलेक्ट्रॉन के नाभिकीय आवेश संगत लेंथेनाइडों के 4F इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक प्रभावी है। ठीक है। एक्टिनाइडों की बाह्य इलेक्ट्रॉनिक दृढ़ता कम दृढ़ता से जकड़े आबंध के लिए आबंध होते हैं। विभिन्न लक्षणों के संदर्भ में जिनका विवेचन ऊपरी किया जा चुका है, एक्टिनाइडों की लेंथेनाइडों से तुलना करने पर हम पाते हैं कि एक्टिनाइडों में लेंथेनाइडों की तुलना की तरह का व्यवहार श्रेणी के दूसरे भाग तक पहुंचने तक सुस्पष्ट नहीं। फिर भी प्रारंभिक एक्टिनाइडों और लेंथेनाइडों के आपस में सन्निकट समानताएं दर्शाने में तथा गुणों के क्रमिक परिवर्तन प्रदर्शित करने में मिलते जुलते तथा ऑक्सीकरण अवस्था का परिवर्तन होना सम्मिलित नहीं है। लेंथेनाइडों तथा एक्टिनाइडों अंकुचन का तत्वों के आकार का विस्तृत प्रभाव इसके संगत और उनके तत्वों के गुणों पर प्रभाव पड़ता है। गुणों पर भी प्रभाव पड़ता है। लेंथेनाइडों का संकोचन अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक्टिनाइडों के पश्चात आने वाले तत्वों के रसायन अभी तक कम ज्ञात हैं, मतलब जानकारी की कमी है अभी। डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के अनुप्रयोग का उपयोग में लाए जा रहे हैं। लोहा तथा इस्पात में निर्माण सामग्री में इनका उपयोग आयरन ऑक्साइड के अपचयन तथा अशुद्धियों के निष्कासन, कार्बन मिश्र धातुओं अशुद्धियों के निष्कासन में और क्रोमियम मैंगनीज निकल पर आधारित कुछ विशेष उद्देश्य से होता है। टाइटेनियम ऑक्साइड का वर्णक उद्योग तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड और सूक्ष्म बैटरियों में तथा जिंक तथा निकल कैडमियम की आवश्यकता पड़ती है। सही बात है। वर्ग 11 के मुद्रा धातु कहना उचित होगा। वर्ग 11 के तत्वों को मुद्रा धातु कहना उचित होगा क्योंकि सिल्वर गोल्ड और वस्तुओं के मत में सिल्वर गोल्ड और तथा सिल्वर। सही बात है। यूके कॉपर में वास्तव में अवर्णित स्टील तथा सिल्वर यूके कॉपर और निकल मिश्र धातु बहुत विविध उद्योग में महत्वपूर्ण उत्प्रेरक है। सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में V2O5 SO2 के ऑक्सीकरण को उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। V2O5 तथा एल्यूमिनियम मिथाइल और टाइटेनियम क्लोराइड उत्प्रेरक का आधार है। पॉलीथियम तथा हाबर विधि के नाइट्रोजन H2 मिश्र धातु के अमोनियम प्राप्त होता है। सही बात है। आयरन उत्प्रेरक में प्रयुक्त किया जाता है तथा तेलुसा हाइड्रोजन निकल को न्यूट्रलाइज मतलब रिडक्शन के लिए काम करता है। निकल और ये प्लेटिनम की सतह रिडक्शन एल्काइन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये रिफाइनरीज वगैरह में काम आती है। एथाइन के ऑक्सीकरण के एथेनॉल में वॉकर प्रक्रम PDCl2 उत्प्रेरक के रूप में निकल हाइड्राइड के कार्बनिक यौगिकों के बेंजीन के बहुलीकरण में
प्रोटोग्राफी में बेंजीन को भी रिड्यूस कर देती हैं, इनकी सतह पर उत्प्रेरक की तरह कार्य करती है।